हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का तुलनात्मक राजनीति चल रहा है। तुलनात्मक राजनीति में जो है हम उस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध, प्लीज़ जो है अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे लिए एक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या मिला है आप लोगों को? क्वेश्चन मिला है जो है राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है विकसित करने का श्रेय? ग्रेवियर आमंड महोदय को दिया जाता है। शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो किसे दिया जाता है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय ग्रेवियर आमंड को दिया जाता है। यदि हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ क्या होगा या इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य क्या होता है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को इस तरीके से जो है अनुकूलित करना या व्यवस्थित करना कि वह सही ढंग से काम करे। यही क्या है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है। जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है यह समाजशास्त्र से निकला हुआ है। किस सब्जेक्ट से निकला है? समाजशास्त्र से निकला है। आप लोग जानते होंगे कि डेविड स्टन महोदय का जो व्यवस्था सिद्धांत, डेविड स्टन महोदय का जो व्यवस्था सिद्धांत है उस कमियों को दूर करने के लिए यह सिद्धांत जो है अस्तित्व में आया। कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। किसकी कमियों को दूर करने के लिए? डेविड स्टन का व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत अस्तित्व में आया, जो किसका है? अल्फ्रेड ग्रेवियर आमंड महोदय का है। किसका? ग्रेवियर आमंड महोदय का है। चलिए आगे देखते हैं। आमंड तथा पावेल ने तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक पद्धति को अपनाया। किसने? आमंड तथा पावेल ने जो है तुलनात्मक राजनीति में किसको अपनाया? संरचनात्मक पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को? संरचनात्मक पद्धति को अपनाया। डेविड स्टन महोदय की व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए आमंड तथा पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति को अपनाया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था जो है अनेक संरचनाओं का मिश्रित रूप है। यह राजनीतिक व्यवस्था अनेक संरचनाओं का मिश्रित रूप है जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि जो है किसी भी व्यवस्था को इस प्रकार अनुकूलित करना कि वह सही ढंग से काम कर सके। चलिए इस तालिका से एक तालिका हमने बनाई है। उस तालिका से जो है जो प्रक्रियात्मक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है उसके कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला मैंने लिया निवेश कार्य। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। निवेश कार्य उत्पादन कार्य संपादित करने वाली संस्था एक संरचना के माध्यम से क्या कर रहा है? व्यवस्थित किया जा रहा है। किसको? एक राजनीतिक व्यवस्था को। एक राजनीतिक व्यवस्था को अनुकूलित किया जा रहा है। किसके द्वारा? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के माध्यम से। किसने दिया है? किसने दिया है? ग्रेवियर आमंड तथा पावेल महोदय ने। चलिए इन्होंने क्या बताया है? समाजीकरण एवं भर्ती। समाजीकरण एवं भर्ती किसके अंडर में रखा जाएगा? निवेश
निवेश कार्य, किसके अंदर? निवेश कार्य के अंतर्गत समाजीकरण एवं भर्ती रखा जाएगा। किसने? किस सिद्धांत में? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य जो है, उत्पादन कार्य के अंतर्गत विधि निर्माण, उत्पादन कार्य के अंतर्गत विधि निर्माण। संपादित करने वाली संस्था कौन है? विधायिका। संपादित करने वाली संस्था कौन है? विधायिका। आप लोग समझ गए होंगे। निवेश कार्य के अंतर्गत समाजीकरण एवं भर्ती, उत्पादन कार्य के अंतर्गत विधि निर्माण एवं संपादित करने वाली संस्था कौन सी होगी? विधायिका होगी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हित स्वरूपीकरण, हित स्वरूपीकरण, हित स्वरूपीकरण किसके अंतर्गत रखा जाएगा? निवेश कार्य के अंतर्गत हित स्वरूपीकरण रखा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नेट की टीजीटी, नेट पीजीटी जीआईसी की तैयारी कर रही हैं तो उत्पादन कार्य के अंतर्गत विधि क्रियान्वयन, विधि क्रियान्वयन संपादित करने वाली संस्था कौन सी होगी? कार्यपालिका होगी। कौन सी होगी? कार्यपालिका होगी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। हित समूहीकरण, निवेश कार्य के अंतर्गत कौन रखा जाएगा? हित समूहीकरण। उत्पादन कार्य विधि निर्णय, विधि निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका करेगी। चौथा है राजनीतिक संचार, राजनीतिक संचार उत्पादन कार्य कोई नहीं, संपादित करने वाली संस्था राजनीतिक दल है। तो इस तरह जो है एक राजनीतिक व्यवस्था को जो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत क्या करता है? अनुकूलित करता है या व्यवस्थित करता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, अगर ना आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने किस पुस्तक में वर्णित किया? राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? किस पुस्तक में वर्णित किया है? उनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लुसियन पाई ने क्या दिया है? लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक लक्षणों को वर्णित किया है, राजनीतिक विकास के लक्षणों को विकसित किया है। राजनीतिक जो है राजनीतिक लक्षणों के विकास को जो है लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो है वर्णित किया है। आप लोग समझ गए होंगे। अक्सर इनकी पुस्तक पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने क्या जो है कहा है? राजनीतिक विकास को, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया है। इन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक जो विकास के लक्षणों को इन्होंने प्रतिपादित किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको विकसित देशों से ग्रहण कर लेनी चाहिए। विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्था को ग्रहण कर लेनी चाहिए और पुरानी व्यवस्था का त्याग कर देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? राजनीतिक आधुनिकीकरण से, किससे? आधुनिकीकरण से संबद्ध किया है। मतलब पुरानी व्यवस्था को त्याग करके नई चीज जो है ग्रहण कर लेनी चाहिए। किसने कहा? लुसियन पाई ने कहा है। उन्होंने जो है राजनीतिक व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक व्यवस्था के कितने लक्षण बताए हैं? तो लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक व्यवस्था के कितने लक्षण बताए? राजनीतिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताए। पहला लक्षण कौन सा है? विभिन्नता। दूसरा कौन सा है? समानता। तीसरा कौन सा है? क्षमता। पहला विभिन्नता, समानता, क्षमता। तो आप लोग समझ गए होंगे। लुसियन पाई से आपको पहला पॉइंट मिलता है कि राजनीतिक विकास के लक्षणों को
किसने वर्णित किया? तो किसने वर्णित किया? लुसियन पाई ने वर्णित किया। उनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने राजनीतिक विकास के लक्षणों को वर्णित किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और उन्होंने राजनीतिक विकास को किससे संबद्ध किया? तो किससे संबद्ध किया? राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया। किससे संबद्ध किया? राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया। उन्होंने जो है राजनीतिक विकास के कितने लक्षण बताए? तो कितने लक्षण बताए? 3 लक्षण बताए हैं। विभिन्नता, समानता और क्षमता। विभिन्नता, समानता और क्षमता। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को कौन सी शासन प्रणाली कहा जाता है? आप लोग बताइए, कौन सी शासन प्रणाली कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो कौन सी प्रणाली कहा जाएगा? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संसदीय शासन प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें जो है कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, अलग होती हैं। कार्यपालिका तथा विधायिका जो है संसदीय शासन प्रणाली में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या अलग होती हैं? क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, समझ लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पहला पॉइंट बनता है, मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली जो है किस पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जो है अलग अलग कार्य करती है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? विधायिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका जो है अलग अलग कार्य करती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली में। संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन केंद्र तथा इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में जो है शक्ति विभाजन किसके किसके अंतर्गत होता है? केंद्र तथा इकाइयों के मध्य होता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा ही किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण किसमें होता है? केंद्र में होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र में होता है। आप लोग समझ गए होंगे। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विधायिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका क्या करती हैं? एक दूसरे से पृथक कार्य करती हैं। और जो है संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्ति विभाजन जो है
केंद्र तथा इकाइयों के मध्य किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां किसके अंदर निहित होती हैं? केंद्र के अंतर्गत निहित होती हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ज्यादा आप घुस के पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता जो है किसके अंतर्गत रखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? अभी मैंने बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली में जो है शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्र में होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता किसके अंतर्गत रखी जाएगी? तो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? आप लोग बताइए, किसके अंतर रखी जा सकती है? एक विचारक है जीन ब्लाउडल के अनुसार। किसके अनुसार? जीन ब्लाउडल के अनुसार उन्होंने कहा कि एक एकात्मक राज्य में केवल केंद्रीय, ध्यान से सुनिएगा, एक एकात्मक राज्य में केवल केंद्रीय संस्था वैधानिक रूप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। केवल केंद्रीय संस्था वैधानिक रूप से स्वतंत्र होती है और अन्य सभी संस्थाएं केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होती हैं। एकात्मक व्यवस्था में असमान एवं असीमित शक्तियां केंद्र सरकारों के हाथ में दी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की शक्तियां किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? केंद्र के हाथ में होती है। किसके अंदर होती है? केंद्र के हाथ में होती है। ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द्विसदनात्मक विधायी का एक आवश्यक लक्षण है। द्विसदनात्मक विधायी का एक आवश्यक लक्षण है। किसका लक्षण है? द्विसदनात्मक विधायी का एक जो है उच्च सदन या निम्न सदन किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत? संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यह रहा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।